नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो राजधानी लाइव में बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हर शुक्रवार को राज्यपाल के साथ एक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ मीटिंग की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एलजी के साथ बैठक के बाद सीएम ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की मुलाकात उस समय हुई जब हाल ही में एलजी ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब हर शुक्रवार को मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हर शुक्रवार हम दिल्ली से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लगभग 4 से 4:30 बजे मिलेंगे। हमने पानी और कई मुद्दों पर फिलहाल चर्चा की है। हम सहज समन्वय कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाया था। दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए, आम आदमी पार्टी लगातार जब उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है, जिस तरीके से जल निगम बोर्ड की बैठक की गई उसके बाद ये आरोप लगाए गए और अब ये ऐलान किया गया कि हर शुक्रवार को मीटिंग भी होगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें इस तरीके से लगातार कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे आतिशी, जिसके द्वारा कहीं न कहीं आरोप लगाया जा रहा था कि जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना जी, वो कहीं न कहीं दिल्ली के सरकार के जो काम है उनके अंदर हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो काम है, यानी कि दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए, यहाँ तक कि निगम के जो काम है उनको बरकरार रखने के लिए वो उसमें हस्तक्षेप करें, ना कि दिल्ली सरकार के कामों के अंदर हस्तक्षेप करें। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, वो कहीं न कहीं विनय कुमार सक्सेना जी से कल मुलाकात भी की और ये तय किया गया कि हर शुक्रवार लगभग 4 से 4:30 यानी कि आधे घंटे के लिए एक मीटिंग की जाएगी, जिसके अंदर दिल्ली के तमाम मुद्दों की बात करें, चाहे वो पानी का मुद्दा हो या फिर कहें बिजली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या फिर किसी और तरीके का मुद्दा हो, उसके अंदर चर्चा की जाएगी। और इसको लेकर ही कल बैठक की गई थी, जिसके अंदर जो उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, उसी मुद्दे को लेकर ये बैठक भी की गई, ताकि दिल्ली के अंदर जो पानी की व्यवस्था जो खराब होती हुई नजर आ रही है या फिर पानी की कमी होती नजर आ रही है, और लगातार कहीं न कहीं भाजपा भी इसको लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो इस मुद्दे को कहीं न कहीं सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली की जनता को जो पानी की कमी होती नजर आ रही है, उसको भी कहीं न कहीं दूर करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना होगा इस तरीके की रणनीति जो है वो हर शुक्रवार को कैसे बनाई जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य विषय को लेकर हो या फिर शिक्षा के विषय को लेकर हो। मगर यहाँ पर कहीं न कहीं जो तकरार थी, उस तकरार को कम करने की ज़रूर कोशिश की जा रही है। जी। ठीक है, तकरार को कम करने की कोशिश की जा रही है। कल इसको लेकर बैठक भी हुई है, क्या कुछ खास रहा बैठक में? देखिए, बैठक के अंदर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर उपराज्यपाल ने जो नए उपराज्यपाल हैं कह सकते हैं विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और यहाँ तक कि जो भाजपा कहीं न कहीं पानी को लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी और लगातार कहीं न कहीं प्रदर्शन भी किए जा रहे थे, मटका फोड़ अभियान भी किया गया। दिल्ली सरकार को ये घेरने की कोशिश की जा रही, दिल्ली सरकार जो है वो फ्री के नाम पर पानी तक नहीं उपलब्ध करा रही है। बेशक दिल्ली सरकार ने बिजली फ्री और पानी फ्री के लिए बड़ी घोषणाएं की, मगर पानी जनता तक नहीं मिल पा रहा। अगर मिल भी रहा है तो वो गंदा पानी मिलता है जो पीने योग्य नहीं है, ना ही किसी इस्तेमाल के योग्य है। मगर इसी को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह सकते हैं उपराज्यपाल जो विनय कुमार सक्सेना है उनसे बैठक की और बैठक के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हर शुक्रवार को एक बैठक की जाएगी, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई जाएगी कि दिल्ली की जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का हो या फिर किसी और विषय का हो, उसको बैठकर कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाए और ताकि राजनीति ना की जाए, क्योंकि भाजपा के नेता जो है अभी तक कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार
सरकार को इसी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। और जो कल जो बैठक की गई थी, पानी के तमाम मुद्दों की बात करें तो पानी के तमाम जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और जनता तक किस तरीके से पानी पहुंचाया जाए और साफ पानी पहुंचाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनती हुई नजर आई। जी ठीक है। जिस तरीके से पानी को लेकर बैठक हुई, पहले एलजी ने जब बैठक बुलाई, उसके बाद आरोप लगाए गए थे संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने के, और अब जिस तरीके से तमाम चीजों को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, आखिर दिल्ली सरकार चाह क्या रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के विधायक जो है आतिशी, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया कि नए उपराज्यपाल जो हैं वो केंद्र सरकार के कामों के अंदर हस्तक्षेप करें, यानी कि निगम के कामों के और पुलिस के कामों के अंदर हस्तक्षेप करें, ना कि दिल्ली सरकार को अपने कामों की याद दिलाई जाए। मगर जिस तरीके से जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ विनय कुमार सक्सेना जी की जो मुलाकात हुई थी और बैठक हुई थी, और उन्होंने यही चीज जानने की कोशिश करी थी उस बैठक के अंदर भी कि पानी की कमी क्यों हो रही है और दूसरा पानी गंदा आ क्यों रहा है। ये दो मुद्दे थे जो उस समय बैठक के अंदर रखे गए थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के पास जो बैठक की गई उनके अंदर भी यही विषय रखे गए, और पानी की कमी का दूर कर किस तरीके से निवारण किस तरीके से किया जाए, जनता को पानी किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए, ये तमाम जो विषय थे वो कल बैठक के अंदर किए गए। मगर जो आने वाले शुक्रवार को जो बैठक होगी उसके अंदर क्या बिजली के स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर बैठक की जाएगी, या फिर शिक्षा को लेकर बैठक की जाएगी, या स्वास्थ्य को लेकर बैठक की जाएगी, क्योंकि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री जो है कह सकते हैं सत्येंद्र जैन जी, वो कहीं ना कहीं अभी ईडी की हिरासत में है। तो कहीं ना कहीं जो उनका कार्यभार है वो किस तरीके से संभाला जाएगा, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो किस तरीके से होगी, ये उपराज्यपाल के और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के बीच में शुक्रवार को देखने को मिलेगा। जी ठीक है। अगले शुक्रवार एक बार फिर से बैठक होगी, क्या इसके लिए कोई मुद्दे भी पहले से डिसाइड किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के तमाम मुद्दों की, कहीं न कहीं वो जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे ये अगले शुक्रवार को ही तय हो पाएगा। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये ज़रूर स्पष्ट कर दिया कि जो बैठक की जा रही है वो कहीं न कहीं जनता के हित के लिए की जा रही है, ताकि जनता तक कोई भी परेशानी हो रही है, उन परेशानियों को मिलकर दूर किया जा सकता है। चाहे वो उपराज्यपाल के द्वारा हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा हो, रणनीति यही बनाई जा रही है कि दोनों मिलकर काम करें, और जो भी दूरियां हैं वो कहीं न कहीं कम की जाए, और जनता की जो भी परेशानियां हैं उनको कहीं न कहीं दूर किया जाए। मगर देखना होगा जो कल जो बैठक की गई थी पानी को ठीक लेकर, है। उस निवारण को लेकर जो भी रणनीति बनाई गई है, क्या वो जो निवारण है वो किस तरीके से काम किए जाएंगे, ठीक है राजीव, बहुत अधिकारियों के शुक्रिया साथ क्या आपका बैठक हमारे की। साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। कानपुर में दो पक्षों में हुए बवाल के बाद डीजीपी मुख्यालय ने कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से रिपोर्ट तलब करते हुए ये जानकारी मांगी है कि आखिरकार किस स्तर से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पत्थरबाजी की घटना के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और उनके संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कानपुर के बेकमगंज थाना अंतर्गत नई सड़क पर जुमे की नमाज के बाद दुकान बंद करने को लेकर झड़प हुई थी, जिसके बाद वहां पत्थरबाजी ने रूप ले लिया। उन्होंने बताया कि कानपुर में अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है, जिसमें 12 कंपनी और एक प्लाटून पीएसी शामिल है। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उपद्रव किया है उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कराई जा रही है। अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, और वहीं ये निर्देश दिए गए हैं कि इस घटना के जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उनके संपत्ति को जब्त किया जाए। कानपुर में दो पक्षों में जिस तरीके से बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। डीजीपी मुख्यालय ने कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से रिपोर्ट तलब की है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से कानपुर में ये घटना हुई उसके बाद अब योगी सरकार कहीं ना कहीं सख्त हो गई है और अलग अलग तरीके से कदम भी इसमें उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, कल ये घटना हुई वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है और इसमें लापरवाही भी कहा जा सकती है। वो थी कल जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही और मंत्री केंद्र के वो भी कानपुर में मौजूद थे, तब इस तरह की घटना होना वो कहा जा सकता है कि सुरक्षा में चूक हो सकती है। और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता था, नेत्री थी, उन्होंने एक बयान के बाद ये दो पक्षों में बवाल हुआ है और उसके बाद बाजार बंद करने के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी थी और नाराजगी के बाद बाजार बंद करने का ऐलान किया गया था, पोस्टर चिपकाए गए थे। लेकिन जो दूसरे पक्ष है उनके दूसरे पक्ष ने बाजार को बंद करने के लिए सिरे से इनकार कर दिया था, जिसके बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह का जो बवाल है वो शुरू हो गया था। और कहीं ना कहीं लगातार जो कल जिस तरह से बवाल हुआ, कई लोग घायल भी हुए, पथराव हुआ और उसके बाद डीजीपी मुख्यालय के आदेश के बाद, डीजीपी के आदेश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो प्रवीण मीणा उनसे कहीं ना कहीं रिपोर्ट तलब की है और पूरी घटना की जानकारी मांगी है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग 25 लोग इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, रिकॉर्डिंग के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और साफ कहा जा सकता है कि उनकी जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं जब्त की जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर भी चलेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आकस्मिक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी को बैठक के लिए बुलाया और साफ तौर पर बैठक में सख्त निर्देश दिया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और साफ मुख्यमंत्री का दो टूक जवाब है कि उपद्रवियों की गिनती की जाए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित के आधार पर उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं और अब उनको चिन्हित करने की काम किया जाएगा उपद्रवियों का और उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से संपत्ति भी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं, बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र एक बार फिर से आया है इसमें जितेंद्र। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि संपत्ति कुर्क करने की बात भी और ये कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी इसमें शामिल थे उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा और कहा जा सकता है कि उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। लगभग 25 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है और भी चिन्हित किया जा रहा है। और कल जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने का माहौल बना, हालांकि काफी उपद्रव हुआ और कई घंटे तो उपद्रव चला, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी शक्ति के बाद इस पर काबू पाने का काम किया। लेकिन अब उनको चिन्हित करने का क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख उसी वक्त साफ हो गया था और साफ कहा था कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जाए और जो छोटे छोटे जो बवाल होते हैं, आखिर कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ी, इस पर मुख्यमंत्री सवाल किया और इन पर नकेल कसने का काम किया गया और आगे माहौल इस तरह का ना बिगड़े उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। और जो उपद्रवी इसमें शामिल थे, चाहे वो किसी पक्ष के हों, दोनों ही पक्ष में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, फोटोज के आधार पर, वीडियोज के आधार पर उनको चिन्हित किया जाए और उनको हिरासत में लेकर फिलहाल तो उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए और उसके बाद उनकी संपत्ति में बुलडोजर से लेकर जब्त भी करने का काम किया जाए। जिस तरीके से दो पक्षों में यहाँ पर झड़प हुई, पत्थरबाजी चली, फायरिंग की भी यहाँ पर बात सामने आई है, क्या कारण यहाँ पर समझ में आया? क्या जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि दुकान बंद करवाने को लेकर यहाँ पर झड़प हुई, वही कारण या कोई और कारण हो सकता है? देखिए कारण कहा जाता है मुस्कान कुछ और था। एक भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं कि कार्यकर्ता या नेता कहा जा सकता है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो पैगंबर साहब है उनको लेकर एक बयान जारी किया था और जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाजार में पोस्टर लगाए और ये कहा गया था कि बाजार बंद किया जाए क्योंकि पैगंबर साहब का अपमान किया गया है। उसके खिलाफ जब दूसरे पक्ष, हिंदू पक्ष ने कहा कि बाजार नहीं बंद होगा, तो इस बात से गहमागहमी हो गई और ये बवाल दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गए। तो इसी के बाद ये मामला बिगड़ता चला गया और दोनों ही पक्षों में पथराव से लेकर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने चले और एक फायरिंग भी कहा जा सकता है कि फायरिंग भी हुई। तो फिलहाल पूरे मामले में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और डीजीपी मुख्यालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी की नजर है और माहौल और न बिगड़े। फिलहाल कल माहौल शांत करा दिया गया, माहौल और न बिगड़े। अब लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि आखिरकार जो जो इसमें शामिल थे उन पर अब गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनके अगर
फुटेज में वो मिलते हैं तो उससे गैंगस्टर से कार्रवाई से लेकर संपत्ति जब्त और बुलडोजर करने का भी काम किया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये तमाम मसला इसके बाद कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक कर ली गई है? कहा जा रहा है कि लगभग 20-25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चिन्हित करने के आधार पर, और उनको चिन्हित करके और उनसे पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही साथ उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा भी पुलिस ने कहा है। और सरकार का जो रुख है वो साफ हो गया है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, कानून व्यवस्था सख्ती, और जब वीआईपी मोमेंट है कानपुर, तब इस तरह की घटना कैसे हो सकती है, क्या इसमें कोई षड्यंत्र था, इस पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और कहीं न कहीं लोगों को, जो लोग उपद्रवी थे, उसको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। पंजाब सरकार बिजली खपतकारों को बिना किसी रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। ये बात वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने मॉडल टाउन शहरों में 66 केवी ग्रिड सबस्टेशन का उद्घाटन करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि धान के चल रहे सीजन के दौरान किसानों को 8 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही है। पंजाब सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए बकाया पड़े 1,25,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है, जिनमें से काफी कनेक्शन जारी हो चुके हैं और अन्य जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। किसानों की सुविधा के लिए पंजाब निगम ने कनेक्शन लेने के किसी किस्म की परेशानी का सामना करने से बचने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां खपतकार अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो पंजाब में वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने मॉडल टाउन शहरों में 66 केवी ग्रिड सबस्टेशन का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को 8 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है क्योंकि धान का सीजन चल रहा है। इसकी वजह से किसानों को पूरे 8 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है और किसी भी तरीके से किसानों को किसी समस्या का सामना नहीं करने दिया जाएगा, ये परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि खपतकारों को बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई देने के लिए सरकार वचनबद्ध भी है और इसी तरीके से बिजली सप्लाई सरकार करती रहेगी। धान के चल रहे सीजन के कारण 8 घंटे की सप्लाई दी जा रही है। पंजाब सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए बकाया 1,25,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से ये जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो बकाया पड़े थे, लेकिन अब इसका फैसला ले लिया गया है और इनको भी जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए पंजाब निगम ने कनेक्शन लेने में किसी किस्म की परेशानी का सामना करने से किसानों को बचाने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं, जहां खपतकार अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पंजाब सरकार बिजली खपतकारों को बिना किसी रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है। ये बात वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने मॉडल टाउन शहरों में 66 केवी ग्रिड सबस्टेशन का उद्घाटन करने के उपरांत की।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद है। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब ये बात कही गई है परमिंदर सिंह ढींडसा के द्वारा कि किसानों को पूरे तरीके से जो बिजली सप्लाई है उसके लिए सरकार वचनबद्ध है और बिजली सप्लाई बिल्कुल भी नहीं रोकी जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, एक मेन डिमांड लगातार रही है कि सोने का सीजन कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। 14 तारीख से अगर उसी तौर पे कहें कि बिजाई 14 और 16 दो सेक्शन में अगर कहें पंजाब में बिजाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो बॉर्डर के सटे सूबे हैं वहां पे 10 जून से बिजाई शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो पंजाब की पावर कंजम्पशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे में हमें भी कई जगहों पे पावर कट देखने पड़ रहे हैं। उसके कई कारण है कि जितनी अवेलेबिलिटी है, जितनी बिजली की नीड है उतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। लोड को कूल डाउन, जो ट्रांसफार्मर उन्हें कूल डाउन करने के लिए समय चाहिए होता है, इसलिए नए सब स्टेशन लगाए जाने शुरू कर दिए गए थे और अब वो कई काम काफी हद तक पूरा हो गया है। जो पावर लाइन रिपेयर हुई थी वो काफी हद तक रिपेयर हो गई है। तो जो 15,000 मेगावाट की जो डिमांड कहीं ना कहीं लग रही थी, तो उसे शायद इस बार पूरा किया जाएगा। पर किसानों को अगर कम भी पड़ती है तो किसानों को सुनिश्चित किया गया है कि उनके पास जो बिजली आ रही है उसमें कोई कमी नहीं होगी। इस चीज को बिल्कुल क्लियर करते हुए सीधे तौर पे कहें कि हम लोग कहें कि जो बिजली मंत्री है ने चीज क्लियर कर दिया कि बिजली की कमी किसानों को नहीं होगी, क्योंकि खेती बाड़ी होने के कारण किसान पंजाब सरकार की प्रायोरिटी है और पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको हर संभव मदद और जो डिमांड है उनकी हर संभव की लगातार जो पावर सप्लाई आती रहे वो सुनिश्चित की जाएगी। जी ठीक है, पावर सप्लाई पूरी सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि धान का मौसम चल रहा है, धान का सीजन जो है वो चलने वाला है, कुछ समय में शुरू होने वाला है। इसको लेकर एक जो ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन किया गया है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? आई थिंक 65 किलोवाट का एक ग्रिड स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इससे अगर क्या है कि और बूस्ट अप मिलेगा। 65 किलोवाट का ग्रिड स्टेशन ये है कि हम कह सकते हैं छोटे पावर सप्लाई के अलग-अलग जोन बने हुए हैं। जितने ज्यादा ग्रिड स्टेशन हमारे पास होंगे उतनी ज्यादा अगर हम कहें कि मेन ग्रिड के ऊपर लोड कम रहेगा और बिजली की जो सप्लाई है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मल जो जिलों में आ जाते हैं वहां पर जो पुराने ट्रांसफार्मर्स है वहां उनको चेंज करने की जरूरत है। जो खेतों में पुराने ट्रांसफार्मर लगे उनको चेंज करने की जरूरत है। तो एक क्लोज ग्रिड स्टेशन होने का, नया ग्रिड स्टेशन होने से एटलीस्ट इस फ्लक्चुएशन को काफी हद तक कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ एक और पावर सप्लाई का सोर्स बढ़ जाएगा। कि जितने ज्यादा हमारे पास स्टेशन होंगे उतनी ज्यादा बिजली उत्पादन और ट्रांसफर करने की क्षमता रहेगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लगातार सरकार कई अलग अलग बनाती जा रही है और उनका इनॉग्रेट और स्टार्ट करती जा रही है। मेन बात इनॉग्रेशन के अलावा वो स्टार्ट भी हो जा रहा है। तो इससे ये फायदा ये है कि बिजली आनी शुरू हो जाएगी या फिर उनके बिजली की पैदावार और बिजली की एबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बिजली की खपत क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रही है और गर्मी चल रही है तो सिर्फ धान के सीजन में नहीं, अभी भी बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ रही है। पूरी जनता को बिजली सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है पंजाब की सरकार? देखिए, कई चीजें हैं। अगर हम बात करें कि जो बिजली चाहने का मेन कारण थी तो पहली चीज थी कि कोयले की आपूर्ति की क्या सब्सिडी अमाउंट हमारा कोयला है उसको लेकर अगर हम कहें कि केंद्र मंत्री से बातचीत हो चुकी है, उनसे आश्वासन मिल चुका है या फिर हम कहें कि पूरे भारत की सभी स्टेट्स ने बात की थी और उन्होंने बोला था कि क्या हमें सब्सिडी कोयला मिल पाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल हालत बने तो उसमें कोयले की सप्लाई को लेकर कुछ बाधाएं आ रही थी। तो उसको लेकर डिस्कशन हुए थे तो उसके ऊपर बिजली मंत्री हरभजन ईपीओ का आश्वासन मिल चुका है कि हमारे जो पंजाब जितना कोयले की जरूरत है उतनी मिल जाएगी। तो एटलीस्ट एक आश्वासन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लियर है कि मतलब थर्मल प्लांट्स को जितना कोयला चाहिए लगभग 20 रैक पर डे के हिसाब से जो पंजाब की जरूरत होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलता रहेगा। दूसरी बात है ग्रिड्स की रिपेयर की। पावर एक बार थर्मल प्लांट जनरेट कर देता है पूरे सूबे में ग्रिड्स के जरिए जाती है जो ऊपर पावर लाइन बनी है। उनमें से कई पावर लाइन काफी पुरानी है, उनको रिपेयर करने की जरूरत है। कहीं पे क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, कहीं पे तारें टूट जाती है, उनको रिपेयर करने की जरूरत है। तो उस चीज को भी इस बार जोर दिया गया है और लगातार पंजाब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। और फाइनल और जो मेजर चीज की अगर बात करें तो वो है कि जो अपने जो लोकल सब स्टेशन है उनको पावर वहीं से आगे डाइवर्ट होनी है। सब स्टेशन के जितना लोड बेरिंग कैपेसिटी होगी, जितनी ज्यादा बिजली हैंडल करने की कैपेसिटी होगी, उतनी ज्यादा इजीली हम कहेंगे बिजली ट्रांसफर हो सकती है और उतनी ज्यादा जो पुराने ट्रांसफॉर्मर देखिए मेन सब स्टेशन या मेन पावर सप्लाई को हैंडल करने की बात आती है। लोकल सब स्टेशन है, लोकल किसानों के खेतों में ट्रांसफॉर्मर लगे वो करीब 10-10, 15-15 साल पुराने हैं जो लगातार चलते आ रहे हैं। पर अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई, मोटर पावर बढ़ गया। अगर मैं पहले बात करूं तो 0.75 तक की हॉर्स पावर की मोटर होती है, अब वही 2 से 15 तक की पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत वेरिएशन आ चुका है।
तो उस चीज को हैंडल करने के लिए नए नए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जी मुस्कान। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वालों के लिए मुंबई की आरटीओ मुसीबत बन चुकी है। आरटीओ विभाग लगातार अब मुंबई की सड़कों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि मुंबई शहर में इलेक्ट्रिक बाइक की रफ्तार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है, लेकिन ई रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक बाइक चालक खुलेआम बिना हेलमेट और बिना रजिस्ट्रेशन के हाई स्पीड में बाइक चला रहे हैं, जिसमें ज्यादा रफ्तार से चलने वालों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि महाराष्ट्र रोड ट्रैफिक विभाग की तरफ से आरटीओ को गाइडलाइन दी गई है, जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदने से पहले उसकी रफ्तार की लिमिट की जांच कर लें, अन्यथा मुंबई शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के बाइक चलाने और स्पीड लिमिट 25 से ज्यादा करने पर दंड का प्रावधान है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर मुंबई में अब सख्ती कर दी गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए मुंबई में इलेक्ट्रिक बाइक का दौर चल रहा है। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं, लेकिन जिस तरह से आरटीओ ने नई गाइडलाइन बनाई है, ऐसे में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वाले और इलेक्ट्रिक बाइक बेचने वाले दोनों की मुसीबत है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक बेचने वालों का सीधे तौर पर यह कहना था, नो इंश्योरेंस, नो पीयूसी, नो लाइसेंस, नो हेलमेट, ये सारी चीजें बताकर लोग बाइक बेच देते थे। लेकिन आरटीओ का ऐसा कहना है कि अगर अब आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी अगर चलानी है तो आपको आरटीओ का परमिशन लेना बेहद जरूरी होगा, यानी कि आपको उस बाइक की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अगर आप किसी बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टू व्हीलर के सारे कानून, सारे जो एक्ट लागू हो जाते हैं, यानी कि आपको हेलमेट भी लगाना होगा, आपको आरटीओ पासिंग भी करवानी होगी, आपको पीयूसी भी लेनी होगी, और इस तरह की गाइडलाइन के तहत ही आपको गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक गाड़ियां इलेक्ट्रिक खरीदी है, उन लोगों के लिए साथ ये कहा जा रहा है कि उनके साथ कहीं न कहीं छलावा हो गया, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आने वाले समय में इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं तमाम जो इलेक्ट्रिक बाइक चालक हैं, उनके लिए मुसीबत की जड़ बनी हुई है आरटीओ। जी। आखिर अगर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो इसमें समस्या लोगों के लिए किस तरीके से आ सकती है? देखिए बिल्कुल, इलेक्ट्रिक बाइक लोग इसलिए खरीदते हैं कि लोगों को आसानी रहे। जो मुंबई में खासकर शहरों में जो आरटीओ का प्रॉब्लम होता है, जो पीयूसी का प्रॉब्लम होता है, जो नाकाबंदी के दौरान पकड़े जाने का खतरा रहता है, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का फी देना पड़ेगा, चाहे वो 5,000 हो या फिर 10,000 हो, लेकिन जो कानूनी पचड़ा है उसमें आप फंस जाएंगे। इस लिहाज से भी ई बाइक वालों के लिए मुसीबत है। दूसरी तरफ अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं तो 25 की रफ्तार से आप ज्यादा तेज नहीं चला सकते हैं। अब आरटीओ और ट्रैफिक विभाग लगातार स्पीडी मीटर लेके इंतजार करता है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक सवार चलते हैं उनका जांच करती है। ऐसे में जो पकड़ा जाता है उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये तमाम जो व्यवस्था है वो डगमगा सी गई है। इसलिए लोगों को में एक हलचल है कि आखिर इलेक्ट्रिक बाइक हमने खरीदी क्यों, जब इस तरह की कानून व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, किस तरीके से अब ये जो कार्रवाई है वो आगे अमल में लाई जाएगी सत्यप्रकाश? देखिए बिल्कुल, आरटीओ विभाग ये चाहती है कि जो लोग इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं उन्हें सबसे पहले स्पीड की जो लिमिट है वो तय कर लेना चाहिए। यानी कि अगर 25 की लिमिट बताई गई है तो 25 की लिमिट को वो उसको तय करके ही अपनी गाड़ी चलाए। लेकिन अगर कोई 25 की लिमिट से ज्यादा गाड़ी चलाता है
तो उसके लिए प्रावधान है कि आप आरटीओ में जाइए, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो टू व्हीलर का कायदा कानून है उसको फॉलो कीजिए, फिर आप चलाइए। लेकिन अब बाइकर्स का कहना है कि हमने लाखों रुपए खरीद के इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है, ऐसे में एक बार नए पचड़े में डाल के फिर से वही टू व्हीलर वाला प्रोविजन अगर हमें अपनाना है तो जाहिर तौर पर हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी ही क्यों, फिर टू व्हीलर ही लेना है। इस तरह की व्यवस्था है। हम्म, ठीक है सत्य प्रकाश। आगे जिस तरीके से अब आरटीओ ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन इसका करवाना होगा, अब जो चालक है वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, चालक का सीधे तौर पर आरोप है, जो बाइक शोरूम मालिक उन्हें बाइक बेचता है वो कहता है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक लेके जाएंगे तो आपको कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, कोई पीयूसी की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई हेलमेट की जरूरत नहीं, आप बिंदास चला सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि आरटीओ कहती है कि आप बिंदास गाड़ी नहीं चला सकते, बल्कि आपके लिए एक स्पीड मीटर तय किया गया है, आप उसी के आधार पर बाइक चला सकते हैं। उससे ज्यादा अगर रफ्तार बढ़ाए तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, और जब्त होने के बाद आपको लाखों का जुर्माना देना होगा। जैसा कि आपने एक तस्वीर में देखा होगा कि एक बाइकर से हमने जब बात की तो उसने कहा कि उसकी 75,000 की बाइक है, लेकिन आरटीओ की तरफ से 1,04,000 का उससे जुर्माना ठोका गया है। ऐसे में वो सकते में है कि मुझे बाइक छुड़ाना है या फिर बाइक आरटीओ के पास ही छोड़ देना है। तो ये नया मामला नहीं है, मुंबई में ऐसे कई बाइकर्स है जिनकी इलेक्ट्रिक बाइक जब्त कर ली गई है, उन्हें लाखों का जुर्माना भेजा गया है। ऐसे में आरटीओ और ये इलेक्ट्रिक बाइक जो शोरूम मालिक है उन्हें बैठकर ये सामंजस्य बिठाना होगा कि आखिरकार आगे की जो रणनीति होगी कैसे इसको चलाना होगा, और रोड पे उतारने से पहले किस तरह के कानून व्यवस्था के तहत उन्हें लोगों को जानकारी देनी होगी। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अब 14 से 20 जून तक देहरादून में होगा। सरकार की ओर से विधानसभा सचिवालय को भेज दिया गया है। पहले बजट सत्र 7 से 14 जून तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रस्तावित था, लेकिन इस बीच चारधाम यात्रा, राज्यसभा चुनाव और मौसम जैसे कारणों का उल्लेख करते हुए बजट सत्र की तिथि आगे बढ़ाने या फिर इसे देहरादून में ही आयोजित करने की मांग विधायकों की ओर से उठाई जा रही थी। वर्तमान में चारधाम यात्रा के चरम पर होने के कारण पुलिस और प्रशासनिक अमले के यात्रा की व्यवस्था में जुटे रहने और उत्तराखंड से खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव को देखते हुए सत्र को लेकर संशय के बादल मंडराने लगे थे। अब राज्य में मौसम को लेकर भी चिंता जताई जाने लगी थी। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने इन सभी कारणों का हवाला देते हुए सरकार से पुनर्विचार का आग्रह किया था। अब सरकार ने सत्र की तारीख को बढ़ाने के साथ ही स्थान भी बदल दिया है।
ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अस्करी, फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब स्थान भी चेंज हो चुका है, देहरादून में अब बजट सत्र होगा, किस तरीके से देखी जा रही है ये चीजें? देखिए मुस्कान, बिल्कुल ये जो ग्रीष्म ये जो सत्र बजट सत्र है, पहले इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसको प्रस्तावित किया गया था 7 जून से, लेकिन तमाम जो परेशानियां थी चारधाम यात्रा को लेकर और राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसके चलते कहीं ना कहीं अड़चने आ रही थी, तो सभी पक्षों से राय भी ली गई थी। तो अब ये सत्र जो है देहरादून में होना है 14 जून से 20 जून तक। तो कहीं ना कहीं हालांकि कांग्रेस इस पर मुख नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने गैरसैंण को बनाया है तो गैरसैंण में ये सत्र क्यों आहूत नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासी गलियारों में काफी सरगर्मियां भी हैं, लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा थी या राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, तो इसके चलते कहीं ना कहीं बहुत हैप्टिक शेड्यूल हो गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट का। तो इसके चलते जो है देहरादून में ही अब ये सत्र होने जा रहा है। हालांकि कल जो है राज्यसभा जो सदस्य चुनी गई है डॉक्टर कल्पना सैनी, उनको नवनिर्वाचित चुन लिया गया है। कल ही उनको सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि गैरसैंण को तरजीह देते हुए वहां पर ये सत्र होगा, लेकिन एकदम से उत्तराखंड सरकार ने जो है इस पे टर्निंग पॉइंट एकदम टर्न लिया है और ये अब 14 जून से 20 जून होना जो है वो तय पाया गया है उत्तराखंड में, देहरादून में, जिसको लेकर कल जो है राज्यपाल गुरमीत जी ने कल अधिसूचना जारी कर दी है और 14 जून सुबह 11 बजे से सत्र आहूत किया जाएगा। पंचम विधानसभा की दूसरी सत्र का जो है ये जो है सत्र होना है, बजट सत्र होना। जी ठीक है। अब जिस तरीके से तारीख भी बढ़ा दी गई है बजट सत्र की और अब देहरादून में होगा, इसको लेकर विधायकों ने अपील की थी, क्या अब विधायक संतुष्ट है इस बात से? देखिए हाँ, जिस तरह से मोहम्मद शहजाद जो बसपा से विधायक हैं, उन्होंने अपील की थी, तो जिन्होंने अपील की थी जाहिर है वो संतुष्ट होंगे, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर से कहना, जिस तरह से शेखावत ने बयान भी दिया था, ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नाकामी है कि बजट सत्र गैरसैंण में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गैरसैंण को सिर्फ जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि गैरसैंण को सिर्फ दिखाने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, जबकि वहां पर कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस पर गिरती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से और तमाम जो विभागीय अधिकारी विभाग के लोग हैं, उन्होंने अपनी परेशानियां जताई थी। चारधाम यात्रा का हवाला देते हुए कहा था कि इस वक्त वहां पर जाना मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी चूंकि तय हो चुका है, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत ने कल जो है अधिसूचना जारी भी कर दी है, तो अब ये फिक्स है, अब इसमें कोई चेंज नहीं है उसका। अस्करी, फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये जो बजट सत्र है वो देहरादून में होने जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को लगातार घेरती आई है कि आप एक स्थायी राजधानी तो दे नहीं पाए हैं और ग्रीष्मकालीन राजधानी में भी कभी कोई ऐसा असाइनमेंट हुआ नहीं है। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए एक बड़ा इशू बहुत पहले से चल रहा है। हालांकि जिस तरह से अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा के एकदम जो इनका दृष्टिपत्र था, पोर्टफोलियो था, उसमें भी साफ तौर से कहा गया था कि हम आने वाले वक्त में गैरसैंण को स्थायी राजधानी भी बनाएंगे। हालांकि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बावजूद भी वहां पर सत्र आहूत नहीं किया जा रहा है। तो वाकई ये गैरसैंण के को राजधानी बनाए जाने को लेकर जो उत्तराखंड के लोग, जो उसके पैरोकार हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि जाहिर है जब तक वहां पर सत्र नहीं होगा, वहां के स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, वहां के लोगों की परेशानियों को सत्र में डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसकी चर्चा नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं गैरसैंण का विकास रुक जाएगा, जिसको लेकर बहुत लंबे समय से जो है कांग्रेस भी जो है घेरती नजर आ रही है प्रदेश सरकार को। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा से चलती आ रही है। जब सत्ता में कांग्रेस होती है तो भाजपा उनको घेरने का काम करती है। अब भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस उन पर बात कर रही है उसका।
ग्रीष्मकालीन राजधानी में भी ग्रीष्मकालीन जो सत्र है वो नहीं आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार का क्या कुछ प्लान है और क्या कुछ उन्होंने बातें कही है? क्योंकि अगर मौसम की भी मार है या फिर राज्यसभा चुनाव है तो गैरसैंण में भी ये थोड़ा देर से हो सकता था। देखिए बिल्कुल ये एक इसको कहा जा सकता है कि एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट इसको आप कहिए, पॉलिटिकल स्टेप आप इसको कहिए, या फिर आप कहिए कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि उन पर कोई भी जो है एक्स्ट्रा जो है या अतिरिक्त जो है वित्तीय भार पड़े, क्योंकि जाहिर है जब यहाँ से पूरा अमला जाता है, विभागीय अधिकारी जाते हैं, उनकी एक फ्लीट जाती है, तमाम गाड़ियां जाती हैं विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण में, तो एक बड़ा जो है पैसा खर्च होता है। वहां पर पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, तमाम जो सरकारी अमले हैं वो जाते हैं, तमाम जो पत्रकार हैं वो जाते हैं, सूचना विभाग का पूरा अमला लगा हुआ होता है, तो एक काफी जो है पैसा वहां पर खर्च होता है। तो एक नजरिया ये भी है सरकार का कि इस पैसे को बचा लिया जाए और देहरादून में ही जो है ये सत्र किया जाए। हालांकि इसका हवाला खुलकर सरकार नहीं दे पा रही है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितना सरकार लगातार हवाला दे रही है कि चारधाम यात्रा पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रूट जो है ऋषिकेश से आगे की तमाम जो रूट्स हैं वो काफी इस वक्त बिजी चल रहे हैं। पूरे जो रूट्स है चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि दूर दराज से लोग आ रहे हैं चारधाम यात्राओं पर। तो ठीक है अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस अब लगातार बीजेपी सरकार पर आतुर हो रही है और बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है। इसी को लेकर कांग्रेस अब प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखवीर सिंह सुक्खू ने 90 दिन के भीतर सीबीआई जांच पूरी करने को लेकर 4 जून को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज कांग्रेस द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सक्रिय हो रही है और इस मामले में चिंतित कांग्रेस आज राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने जा रही है, जिसमें वो इस पूरे मामले की जल्द से जल्द बेहतर जांच की मांग करने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल बात करें अगर जिस तरीके से पेपर लीक मामला हुआ उसमें अब कांग्रेस कहीं ना कहीं चिंतित है, सक्रिय है और इसे को लेकर आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जो कांग्रेस है वो लगातार इस मामले पर सरकार पर हमलावर है और जो आज जो है वो पहले राज्यपाल आवास के बाहर, राज्यपाल भवन के बाहर जो है एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। उसके बाद जो है
कांग्रेस एक राज्यपाल को एक जो है ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस का कहना है कि जो ये मामला है इस पे सरकार जो है लिपापोती कर रही है, कुछ दलालों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ जिन बच्चों ने इस मामले में लेन देन किया था उनको गिरफ्तार किया गया है, और अब जो है सरकार वो क्लोजर रिपोर्ट बनाने की तैयारी में। तो इसी चीज को लेकर जो है वो कांग्रेस हमलावर है और चाह रही है कि जो 17 दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सीबीआई से इस मामले की जांच की जाए, वो जो जांच है, अब 17 दिन बीत चुके हैं मुख्यमंत्री की घोषणा को, सीबीआई को नहीं सौंपी गई है। अगर सीबीआई को नहीं सौंपी जा रही है तो वर्तमान में जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई जाए और वो इस मामले की पूरी जांच करे, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सरकार और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत है और जब तक उन तक हाथ नहीं पहुंचते हैं कानून के, तब तक इस मामले में जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार है, उनको न्याय मिल पाना संभव नहीं है। जी। आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जिस तरीके से ज्ञापन सौंपने जा रहा है, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी? जी देखिए, जो इसमें सबसे अहम जो जानकारी है वो है जो कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में पहले जो कांग्रेस है वहां पे प्रदर्शन करेगी और उसके बाद जो है को ज्ञापन सौंपेगी। ज्ञापन में उनकी जो पहले की लगातार मांग है वही मांग वो दोहराएगी कि जो सिटिंग जज है हाईकोर्ट के, वो इस मामले की जांच करे और जो ये पुलिस और जो सरकार के जो कुछ अधिकारियों पर ये इसका जो आरोप लग रहे हैं या बताया जा रहा है कि उनकी मिलीभगत है, उनको जब तक इस मामले में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको जब तक उन तक हाथ नहीं पहुंचेंगे कानून के, तब तक वो मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल ढुलमुल रवैया इसमें अपना रही है। सिर्फ थोड़े से लोगों को गिरफ्तार करके सरकार जो है, जो उन्होंने खुद की एसआईटी बनाई थी, एसआईटी पे भी कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि जो एसआईटी है उसमें पुलिस के अधिकारी हैं, प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं, तो कांग्रेस का इसमें आरोप है कि एसआईटी खुद पुलिस वाले अपनी ही जांच कैसे कर सकते हैं, तो ये वो जांच को पहले ही वो मानने से इनकार करे, जबकि जो एसआईटी है वो प्रदेश में जो ये मामला उठा था उनका कहना है कि वो इसके सरगना तक पहुंच चुके हैं, वो मामले को सुलझा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को सिरे से नकार रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ सिर्फ दलालों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार जो है इसकी क्लोजर रिपोर्ट बनाने की तैयारी में है। इसको लेके जो है कांग्रेस वो लगातार हमलावर है और आने वाले दिनों में कहना उनका ये है कि अगर ये राज्यपाल इस पे एक्शन नहीं लेते हैं या राज्यपाल इनको नहीं कड़ाई से कहते हैं, तो जो है हिमाचल कांग्रेस जो है प्रदेश भर में लगातार बड़े धरना प्रदर्शन इस मामले को लेकर करेंगी। आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन रहने वाला है ज्ञापन सौंपने से पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा जो प्रदर्शन है, शिमला की शहरी जो कांग्रेस है वो अपने जो उनके अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ा धरना प्रदर्शन राजभवन के बाहर करने वाली है और राजभवन उसके बाद जो है धरना प्रदर्शन करने के बाद वो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। तो आज भी जो है राजभवन के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। आज का जो धरना प्रदर्शन है, कब तक माहौल जो है वो बनना शुरू होगा या फिर अभी किस तरीके का माहौल हिमाचल में, शिमला में? जी देखिए, अब जो ये जो तारीख जो समय दिया गया है 12 बजे के पहले 11 बजे इन्होंने दिया था, अब 12 बजे कांग्रेस ने कहा है कि वो वहां जुटना शुरू होंगे राज भवन के बाहर और वहां पे जो है बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और जो पुलिस अधिकारी है उनको उनके खिलाफ जो है गुस्सा वो अपना प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद जो है जो इनका प्रतिनिधिमंडल जो तैयार है, जो प्रचार समिति के जो अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो आएंगे और उनकी अध्यक्षता में जो शिमला शहरी कांग्रेस का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो राजभवन के अंदर जाएगा और राज्यपाल को इस मामले में ज्ञापन सौंपेगा कि सिटिंग जो जज है वो इस मामले की जांच करे। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से पेपर लीक मामला है इसको लेकर पुलिस की जांच पहुंची कहां तक है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है अब इस मामले को और लोगों का, बच्चों का जो भविष्य है वो आधर में लटका हुआ है। जी देखिए, जो एसआईटी की जो जांच है, एसआईटी एक हिसाब से जो है वो अपना वो मान रही है कि वो सरगना तक पहुंच चुकी है। जो लगातार कई मामलों में पहले भी एक व्यक्ति है दिल्ली में जो लगातार जो दिल्ली में जो प्रेस है उनके संपर्क में रहता था, तो वो जो सरगना का वो उसको माना जा रहा है, बिहार का व्यक्ति है, उसको जो है एसआईटी कह रही है कि हम उठा के ला रहे हैं बिहार से और हम जो है ये इस मामले को पूरी तरह सुलझा चुके हैं। तो एसआईटी का मतलब जो एसआईटी गठित की गई थी उसमें जो ये मामला है वो पूरी तरह उन्होंने सुलझाने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि जो इस मामले में मेन सरगना था, जिसने इस मामले में लेन देन किया, जिसने इस मामले में पैसे इकट्ठे किए और बच्चों को जो पेपर बांटे, उन तक वो पहुंच चुकी है और उसको जल्द ही वो हिमाचल लाकर कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।